नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब नेपाल को भारत के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब आईएसआई नेपाल के कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुट गई है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई की मदद से नेपाल के सुनसरी जिले के इंद्रावा इलाके में रजाक मस्जिद नाम से एक नया धार्मिक स्थान तैयार किया जा रहा है। इस मस्जिद की आधारशिला 18 जुलाई को अल हाज शमसूल हक फाउंडेशन ने रखी है। फाउंडेशन के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद नासिर उद्दीन ने मस्जिद को इस्लामी जागरण का केंद्र बताया और कहा कि इसका मकसद नेपाल के 95% गैर मुस्लिम आबादी तक इस्लाम का प्रचार करना है। हालांकि भारतीय एजेंसियों को आशंका है कि मस्जिद केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि आईएसआई के लिए एक लॉजिस्टिक और नेटवर्किंग हब बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को कुछ खाड़ी देशों और तुर्की से भी समर्थन मिल रहा है। अब भारत के खिलाफ आईएसआई की एक खतरनाक साजिश देखी जा रही है। नेपाल को भारत के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की तैयारी जो है वो जोरों पर देखी जा रही है आईएसआई की। बांग्लादेश में अब मजबूत पकड़ करने के बाद नेपाल पर नजर बनाए हुआ है आईएसआई और अब यहां पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर चुका है। नेपाल में कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने की ये कोशिश नजर आ रही है आईएसआई की। धार्मिक जगहों की आड़ में यहां पर भारत विरोधी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वाकई में सवाल बेहद से खड़े होते हैं और ये बेहद ही गंभीर मसला है। इस पर ध्यान अभी से दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बड़ा नुकसान जो है वो झेला जा सकता है। ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रज्जाक मस्जिद नाम की ये जगह बनाई जा रही है, इसके बाद सवाल बेहद से खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी इसमें खड़ा होता है कि आखिरकार इसकी फंडिंग कहाँ से की जा रही है और इसका मकसद नेपाल में हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम की ओर ले जाना ही नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए तो कहा यह जा रहा है कि 95% से हटकर जो बाकी की आबादी नेपाल में है जो कि मुस्लिम है, वहां तक हम उनके सामने हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन आखिरकार अपने धर्म के लोगों के लिए ये प्रचार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका मकसद कोई और है? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, वाकई में बेहद ही गंभीर मुद्दा है ये, और जिस तरीके से एक ये रज्जाक मस्जिद बनाई गई है, बताया ये जा रहा है कि जो हमारी मुस्लिम आबादी है उनके साथ यहाँ पर अपने धर्म को आगे बढ़ाना इनका मकसद है। लेकिन फिलहाल इस जगह के ऊपर सवाल काफी खड़े होते हैं। फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या क्या गतिविधियां इसमें होंगी उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या इसको लेकर कोई नियम बने हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, नेपाल में जो रज्जक मस्जिद तैयार किया गया है उसको लेकर सवाल बहुत सारे आ रहा है, क्योंकि मेन सवाल जो आ रहा है कि इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है। क्योंकि नेपाल में अगर देखा जाए तो नेपाल का अगर जनसंख्या देखा जाए तो उसका मैक्सिमम ही जो लोग है जो मुस्लिम नहीं है, और जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी है नेपाल में। तो इसी जगह पर उस माइनॉरिटी जो संख्या में जो मुस्लिम रहता है उनके पास खुद का धर्म प्रचार करने के लिए एक मस्जिद तैयार करना, ये क्या जायज है? क्या यही एक अकेला मकसद है इन लोगों का? ये मेन सवाल आ रहा है। दूसरी तरफ अगर सवाल देखा जाए तो इसमें आईएसआई का जो इन्वॉल्वमेंट वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे तो नेपाल को बहुत दिन पहले से ही टारगेट किया जा रहा था। नेपाल भारत का एकदम नजदीक है, एकदम प्रतिवेशी है, और नेपाल के साथ भारत का जो रिलेशन, वो रिलेशन में भारत का और नेपाल ये दोनों का जो इंटरकनेक्शन, वो कनेक्शन बहुत दिनों से आईएसआई के नजर में है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, भारत का जिस हिस्से के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण नजर है आईएसआई का, वो है चिकन नेक कॉरिडोर। और चिकन नेक कॉरिडोर का एक्सेस अगर देखा जाए तो नेपाल से भी चिकन नेक कॉरिडोर का एक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बांग्लादेश को एक तरफ इस्तेमाल करने का कोशिश जब पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर पाकिस्तान से आईएसआई का जो मदद, वो आईएसआई का अभी इन्वॉल्वमेंट नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। और नेपाल को अभी आईएसआई का एक घाटी तैयार करने का जो कोशिश, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर अगर नजर देखा जाए तो उसमें बांग्लादेश जिस तरीके से नजदीक आता है उसी तरीके से नेपाल भी उसी तरीके से नजदीक आता है। उसी जगह पर आईएसआई का अगर एक ऑपरेशन सेंटर नेपाल में तैयार किया जाए तो उसपे पाकिस्तान का सुविधा होगा, ये बोल ही सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेपाल का अगर जियोग्राफिकल मैप देखा जाए तो उसमें एक बात तो साफ है कि
भारत के ऊपर नजर रखना या तो भारत के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करने के लिए नेपाल का जो जियोग्राफिकल मैप वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ही नेपाल में जिस तरीके से ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आईएसआई की तरफ से नेपाल में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसमें इस तरीके की एक मस्जिद तैयार करना ये एक शुरुआत बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि ये मस्जिद को सामने रखते हुए नेपाल में खुद का जो जगह, खुद का जो जमीन वो मजबूत करने का कोशिश आईएसआई की तरफ से किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत दोनों के बीच में जिस तरीके का तनाव का सिचुएशन ये इंटरनल गवर्नमेंट तैयार होने के बाद से तैयार हुआ था, उसमें भी बांग्लादेश का अगर तस्वीर देखा जाए तो बांग्लादेश में भी देखने को मिला था कि कट्टरपंथी राज देखने को मिला था, कट्टरपंथियों का प्रभाव देखने को मिला था। बिल्कुल। तो बांग्लादेश का ये जो तस्वीर पाकिस्तान इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है रैनिक, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से यहाँ पर एक धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है और इसके आड़ में अपने एजेंडे को चलाने का काम किया जाएगा, तो नेपाल सरकार इसमें क्या कर रही है, और क्या इस तरह की चीज के बाद क्या नेपाल की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा नहीं है क्या? देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब कोई भी देश अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके कहीं अगर ऐसी हरकत करता है तो यकीनन उसका मकसद कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना होता है जो उसका दुश्मन है। ऐसे में नेपाल को अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही कि जो हो रहा है इस चीज को उसे कैसे कैटर करना है। अभी वो शायद इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बांग्लादेश अभी नहीं समझ पा रहा है कि पाकिस्तान उसके साथ क्या कर रहा है। तो ये चीजें जब तक वो समझेगा तब तक शायद देर हो चुकी होगी, मगर भारत की तरफ से लगातार उन्हें ये चीज बताई जा रही है, जताया जा रहा है कि आप इस चीज से संभल जाइए, वरना बांग्लादेश के हालात शेख हसीना के जाने के बाद जो हुए वैसे उससे और ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। नेपाल में अगर जिस तरीके से ये हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर पाकिस्तान जो बांग्लादेश का मॉडल वहां इम्पोज करना चाहता है उसके जरिए वो वहां से न सिर्फ उनको सत्ता से दूर कर देगा बल्कि वहां पर अपनी जो जड़ें जमाने का उसका काम है, आईएसआई का वहां पे उसको फैलाना और उसकी जो कट्टरपंथा है उसको फैलाना, वो उनको अभी तक समझ नहीं आ रही। जब वो समझेंगे तब तक शायद देर हो चुकी होगी, इसलिए उसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखें तो इतने सालों में आज तक पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। पाकिस्तान की हालत अंदरूनी बहुत बेहद खराब है। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर अगर आप देखें तो लोगों के साथ कत्लेआम होता है, उनको जो है महिलाओं की हालत क्या है, एजुकेशन सिस्टम कहां पहुंचा है, वो सब जगह देखा जाता है। तो ऐसे में बांग्लादेश के बाद अगला टारगेट जो पाकिस्तान नेपाल को बना रहा है वो एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त ये भारत के लिए चिंता का विषय है, और न केवल भारत के लिए बल्कि अब नेपाल को बेहद जल्द इस पर ध्यान देना होगा, और इससे पहले कि कदम आगे बढ़े इन पर विराम कहीं ना कहीं लगाने की बेहद ज़रूरी इस वक्त आवश्यकता जो है वो नज़र आ रही है। फिलहाल यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं वो हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास अपडेट लेने के लिए बाकी के भी। भारत के खिलाफ आईएसआई की साजिश देखी जा रही है। आईएसआई अब नेपाल को भारत के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। आईएसआई अब नेपाल में भारत विरोधी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब आईएसआई की नेपाल पर नजर देखी जा रही है। आईएसआई नेपाल में कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुट गई है। धार्मिक जगहों की आड़ में भारत विरोधी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। नेपाल में रज्जाक मस्जिद नाम से एक नया धार्मिक स्थान तैयार किया जा रहा है। आईएसआई की मदद से नेपाल के सुनसरी में रज्जाक मस्जिद नाम से नया धार्मिक जगह जो बनाई जा रही है। ये मस्जिद की आधारशिला 18 जुलाई को अलहाज शमसुल हक फाउंडेशन ने रखी है। फाउंडेशन के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद नासिर उद्दीन ने मस्जिद को इस्लामी जागरण का केंद्र बताया है। मस्जिद आईएसआई के लिए एक लॉजिस्टिक और नेटवर्किंग हब बन सकती है। इस प्रोजेक्ट को कुछ खाड़ी देशों और तुर्की से भी समर्थन मिल रहा है, ऐसी इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार इतनी बड़ी मस्जिद के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, और इसी के साथ इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो करवाई जाएंगे, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि
कोई भी मस्जिद, कोई भी मंदिर बनता है तो उसके पूरे तरह के जो कार्य प्रणाली होती है, जिस तरीके से आगे काम उसमें किया जाएगा, जो जो लोग इसमें शामिल होंगे, कहाँ से वो लोग आएंगे, तमाम ये जानकारियां जो हैं वो सामने आती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जाती हैं, उसके बाद ही इस तरह के कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, लगातार यहाँ पर ये गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अब नेपाल में सबसे बड़ी गतिविधि देखी जा रही है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ये देखा जा रहा है। कई सवाल इस पर फिलहाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या अभी कोई सवाल उठा पाना संभव है? देखिए, अभी तो फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि उनका अगर मकसद क्या है, क्या कौन सा दिशा में ये जा रहा है, ये पहले दिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक मस्जिद तैयार करने का बात जो किया जा रहा है नेपाल में, ये मस्जिद तैयार करने के पीछे मकसद क्या है, ये पहले स्पष्ट होना पड़ेगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये मस्जिद के आर में और कुछ प्लानिंग किया जा रहा है कि नहीं, और कुछ जगह को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे थे कि इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, ये मेन मकसद है, ये मेन सवाल है। और ये सवाल का अगर जवाब मिल जाए तो उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो दफ्तर है उस जगह पर जावा जा सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये फंडिंग का सोर्स जो है, ये सोर्स भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो नेपाल का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, उस जगह पर एक मस्जिद में इतना इन्वेस्टमेंट, एक मस्जिद तैयार करने में इतना इन्वेस्टमेंट, ये कहां से आ रहा है, इसका सोर्सेस क्या है और इसका मकसद क्या है। कि क्या ये सब मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्या उनके लिए है, या तो इसके पीछे और कोई प्लानिंग तैयार किया गया है, इसके साथ साथ और भी कोई प्लानिंग तैयार किया गया है समाज के लिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज ये ISI जो है, वो जब भी कुछ करता है उसके पीछे कोई कारण रखते ही उनकी तरफ से कोई काम किया जाता है। यानी ये तो साफ है, ये तो बोल सकते हैं कि ये मस्जिद को सामने रखते हुए नेपाल को खुद का जमीन तैयार करना, नेपाल का जमीन में खुद का एक बेस तैयार करने का कोशिश ISI की तरफ से किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेपाल का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर प्रेशर डालने का जो प्लानिंग, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में जिस तरीके का तनाव का सिचुएशन बने हुए हैं, ठीक उसी सिचुएशन पे भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए दूसरा साइड का इस्तेमाल करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से, या तो बोल सकते हैं शेख हसीना का सरकार का खत्म होने के बाद से, बांग्लादेश में पाकिस्तानियों का जो मजबूत पकड़ वो देखने को मिल रहा है। और ठीक इसी सिचुएशन में पाकिस्तान का एक साइड, दूसरी तरफ बांग्लादेश का एक साइड, तीसरी तरफ जो नॉर्थ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का अगर बात किया जाए तो भारत का वेस्ट बंगाल सेक्टर में, वेस्ट बंगाल स्टेट में जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि हिमालय सेक्टर है, उस सेक्टर में पकड़ बनाने के लिए नेपाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर शेयरिंग होता है, उसका इस्तेमाल भी हो सकता है, किसी गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और उसी बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए, वो जियोग्राफिकल मैप का इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। और भारत का, ठीक है, बिल्कुल रैनिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे में अजय, सवाल अब आपसे है कि क्या भारत नेपाल की खुली हुई सीमा को देखते हुए यहाँ पर रणनीति में बदलाव की जरूरत है? भारत को कुछ ठोस कदम अभी से उठाने की जरूरत महसूस होती है क्या? देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा कि भारत लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि उसके साथ लगती जो पड़ोसी देशों की सीमाएं हैं उस पर खास तौर पे तवज्जो दे, उस पर खास तौर पे ध्यान दे। क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान लगातार आतंकियों को यहाँ भाई भेजता था। उसके बाद पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश में जो है वो हालात खराब किए, वहां पे सत्ता परिवर्तन किया, उसके बाद पाकिस्तान का नया अड्डा वो बना। अब नेपाल को अगर वो अड्डा बना रहा है तो यकीनन पाकिस्तान की वहां पे भी साजिश ऐसी हो सकती है और खुले बॉर्डर जो है वो एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। मगर इसका इस्तेमाल जो है वो कहीं आतंकी ना करें या कोई भी ऐसा शख्स ना करे जो देश के लिए खतरा हो सके, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान से आने वाले आतंकी जो है वो नेपाल के रास्ते बिहार से होते हुए जो है वो भारत में दाखिल हुआ करते थे। मगर उसको रोक लगाने के लिए सुरक्षा बलों की कई टीमें जो है वो चौकस थी और उसको कई बार फॉइल किया गया है।
तो ऐसे में इस चीज को कहीं ना कहीं और ज्यादा गौर देने की जरूरत होगी और उसको जरूर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम करेंगी। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रानिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे अब आगे। डॉग बाइटिंग को लेकर